बाबर, ये फरमाइएगा कि आप तो क्राइम एज एन क्राइम रिपोर्टर इस तरह के और दीगर, और मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि ये पहला है इस तरह का केस या इससे पहले भी इस तरह के केसेस आपने देखे। ये पुलिस की नाअहली तो रोज़े रोशन की तरह सब पर आया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहली तफ्तीशी टीम थी, ये बताइएगा आपको क्या लगता है कि रजा का कातिल आपकी मालूमात में जो आप चीज़ें इन्वेस्टिगेट या जो आप टाइमलाइन सेट कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ, उसमें आपको क्या लगता है कोई करीबी साथी है, कोई दोस्त है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी पहले पुलिस में था या नहीं था, या आपको लगता है किसी बाकायदा तौर पर गिरोह का कारनामा है जिसके कारिंदों ने रजा को इतनी बर्बरियत के साथ कत्ल किया है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। हम जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, ऑब्वियसली पुलिस चूंकि बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, उनके पास बेतहाशा वसाइल हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम अपने तरीके जो कुछ कर रहे हैं उसमें हम 2-3 मुख्तलिफ प्लॉट्स हमने अपने पास क्रिएट किए हैं कि इनको यहाँ नहीं मारा गया, कहीं और मारा गया, और या अगर यहाँ मारा गया तो फिर क्या सूरत हाल रही होगी। इसके लिए हमने मुख्तलिफ CCTV कैमरास जो इलाके में मुख्तलिफ गलियों में, सड़कों पे लगे हैं, स्कूलों में, मसाजिद में, उनका डाटा कलेक्ट किया है। और इसके साथ टेक्निकल साइड पे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉल डाटा रिकॉर्ड्स हैं उनको जांचा जा सके। जो करीबी लोग हैं मीर रजा के, उनके बिजनेस पार्टनर है अहमद, उनके भाई हैं अब्दुल्ला, इसके साथ कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद इस वक्त लेना मुनासिब नहीं है, उस पर काम चल रहा है। तो हम इन 2 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं और हमें ये बात तो अब श्योर है, जो कुछ हमने अब तक अपनी आंखों से देखा है फुटेजेस में, जो कुछ हमने वहां लोगों से बात करके जांचा है। 28 को आखिरी दफा जाते हुए दिखे थे मीर रजा एक जो रेंटा कार है उसकी दुकान के कैमरे में। उसके बाद नहीं पता कि क्या हुआ। तो हम अब तक जो 28 और 29 की मुख्तलिफ कैमरास की फुटेजेस हैं उनको देखकर ये तो समझ गए हैं कि 28 को उस मकाम पे जहां से मीर रजा की डेड बॉडी मिली थी वहां कुछ नहीं हुआ। 28 का दिन बड़ा पुरसुकून है, फुटेजेस में हम देख रहे हैं, रूटीन लाइफ है। लेकिन 29 को हम ये देखते हैं कि अचानक एक्टिविटी है, यानी कि लाश मिल गई है, माली भी एक्टिव हो गए हैं, पुलिस भी एक्टिव हो गई है। और उससे एक दिन पहले सेम टाइमिंग्स में हम देखते हैं उस नर्सरी के इतराफ में जो फुटेजेस हमें हासिल हुई हैं या जिन पे हम काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा ये क्लियर है कि उस स्पॉट पे जहां से लाश मिली है वहां तक मालियों का एक्सेस था। वो वहां गए हैं, अपनी रूटीन एक्टिविटी की है, पौधों को पानी दिया है, कोई उनको लाश वहां दिखाई नहीं दे रही। तो ये तो तय हो गया कि यहाँ पे जहां तक गए हैं मीर रजा, उस जगह पे जहां से लाश मिली है वहां उन्हें नहीं मारा गया। इनको उठा के कहीं लेके गए हैं, किसी जगह पे उन्हें टॉर्चर किया गया है। और ये भी जो एरिया होगा ये 2 से 3 किलोमीटर का रेडियस होगा, क्योंकि जिस हालत में लाके उन्हें वापस फेंका गया है, इस हालत में कराची में गाड़ी या मोटरसाइकिल पे किसी को लेके नहीं घूमा जा सकता। एब्सोल्युटली राइट। बाबर, एक चीज और है ना, देखें ये बात तो मैं पहले दिन से यही कह रही थी जब ये सारा मामला हुआ और हम इसको कवर कर रहे थे, इस पर बात कर रहे थे कि ये क्राइम सीन नहीं है। ये तो अंधे को भी नजर आ रहा था, लेकिन शायद जिनको नजर आना चाहिए उनको अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये फरमाइएगा, मैं तकरार से सवाल कर रही हूँ, क्या अभी तक ये बात आप इस चीज को असेस कर चुके हैं, एनालाइज किया आपने कि क्या ये किसी फर्द वाहिद का अमल है? क्योंकि अभी तक जो चीजें, जो निशानदेही हुई है चीजों की, पहले तो कत्ल ही नहीं निशानदेही हो रही थी ना, बड़ी मुश्किल से तो हम वहां तक पहुंचे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें एक से ज्यादा लोगों के मुलव्वस होने का शुबा है आपको, या आपको लगता है किसी एक ही शख्स की कार्रवाई है? क्योंकि बहुत डिटेल्ड कार्रवाई है ना, ऐसा नहीं है कि उसको बुलेट्स मार दी और उसको फायर करके मार दिया गया। मतलब इन डिटेल काम हुआ है और बहुत ही टेक्निकल तरीके से उसको मारा भी गया है। तो कोई एक आदमी है, गिरोह लगता है आपको? देखिए, दैट्स वेरी ऑब्वियस। जिसने भी किया है ना, दे आर वेरी एक्सपर्ट। उनको पता है कि वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि बाकायदा पूरे इलाके में रैकी की जा रही थी। इसमें जिन्होंने मारा है वो और लोग हैं, जो लोग रैकी करते रहे हैं इलाके की वो और लोग हैं। जिन्होंने रैकी की है उन्होंने मीर रजा के आगे पीछे अपने लोग, मतलब वो खुद मौजूद रहे हैं और उन्होंने ये जांचा है कि मीर रजा अकेला है, बिल्कुल तन्हा आ रहा है, कोई और नहीं आ रहा। अच्छा, ये हम क्यों कहते हैं? ये हम इसलिए कहते हैं कि मीर रजा ने गाड़ी बहुत
पहले रुकवा ली थी अपने क्लाउड किचन से कुछ आगे जाके। एक पुलिस एक चौकी बनी हुई है सिक्योरिटी की उस एरिया में, और उसके बाद वो बाय वॉक गए हैं उस मकाम तक जहां तक आखिरी कैमरा में नजर आ रहे हैं। तो ये महसूस हो रहा है कि उन्हें ये कहा गया था कि तुमने अकेले आना है, तुम्हारे साथ कोई होना नहीं चाहिए। और वो बच्चा फिर अकेला गया है। जो बच्चा असलहे से नफरत करता है उसने वेपन लिया है, तो ये इस बात का इशारा है कि उसको खतरा था। वो जानता था मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मुझे अपनी जान की हिफाजत के लिए कुछ असलहा ले जाना पड़ेगा। वो वेपन लेके गया है। वहां जाने के बाद कोई और पार्टी है, कोई और टीम है इसी गैंग की जिसने उनको गाड़ी में डाला है और वो ले गए हैं साथ। उसके बाद उस 2-3 किलोमीटर के रेडियस में कहाँ लेके गए हैं ये ढूंढना पुलिस का काम है। हम भी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह में कामयाब कर दें। लेकिन महसूस ये होता है कि उसके बाद पूरी रात उन पर टॉर्चर हुआ है। जिस तरीके का टॉर्चर किया गया है ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम है। देखें जो मेडिकल रिपोर्ट है वो इतनी खौफनाक है। एनेस्थेसिया को वेन्स में देना ये कोई आम बात नहीं है, और कोई आम रूटीन क्रिमिनल इस बात को समझता भी नहीं है। ये जिसने भी किया है वो जानता है कि क्या काम कैसे करना है। अच्छा बाबर, आप जब ये बात कर रहे हैं ना तो मेरे जहन में बड़ी अच्छी बात किया आपने। मैं ज़रा उस तरह टर्मिनोलॉजी में शायद नहीं बात कर पा रही थी, लेकिन मुझे ये बताइएगा बाबर कि अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बहुत ऑर्गेनाइज क्राइम किया गया है, इसका मकसद है वो जो भी शख्स था उसको ये तो पता था कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो फॉरेंसिक टेस्ट होंगे, और जिस तरह से तेजाब डालकर उसके हाथों को मुकम्मल तौर पर मस्त कर दिया गया, उसकी शक्ल बिल्कुल बिगाड़ दी गई बच्चे की। मुझे कह लेने दीजिए, बड़ी सेंसिटिवली मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या ये किसी आपको ऐसे डिपार्टमेंट जो कि ज़ाहिर है बहुत इन्वेस्टिगेटिव भी रहते हैं बहुत सारे लोग, कुछ लोग केमिकल के एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग लॉज के एक्सपर्ट होते हैं, सो आपको लगता है कुछ उस जहन के लोग या गिरोह के लोग हैं जिन्होंने ये अमल इख्तियार किया है? बाबर देखिए, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते अभी क्योंकि हम ब्लैंक हैं। हम किसी को मूरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। हाँ, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, देखिए जो एनेस्थीसिया है उसको ऑपरेशन थिएटर्स में, हॉस्पिटल्स में जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके लिए अलग डॉक्टर है, ये एक अलग स्पेशलिटी है। उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि अगला जो बंदा है जिसको एनेस्थीसिया दिया जा रहा है वो कितनी देर तक बेहोश रहे और फिर होश में आ जाए। एनेस्थीसिया की ज्यादा मिकदार देने से मौत वाकई हो जाती है। इस बंदे ने, जिस ग्रुप ने ये काम किया है, उसने एनेस्थीसिया की वो क्वांटिटी उसको पता है कि किस लिमिट में देना है कि मीर रजा साकित तो हो जाए लेकिन वो मरे नहीं। और उस दौरान हमें ये लग रहा है कि किसी ने भड़ास निकाली है। ये रूटीन मर्डर नहीं है, उनके साथ अपना गुस्सा निकाला जा रहा है, या फिर अगेन इनके वालिद साहब ने एक बात की कि हमें थ्रेट है, ये मैंने सुना सोशल मीडिया पे, या फिर ये है कि फैमिली को इस तरह का मैसेज दो इस बच्चे की लाश के जरिए कि फैमिली खौफजदा रहे। तो अब ये सूरत हाल इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि पुलिस ने जो उनकी ड्यूटी है वो उन्होंने की नहीं है। जिस तरह सीसीटीवी फुटेजेस को कलेक्ट करना था और उनको एनालाइज करना था, जियो फेंसिंग के जरिए नैरो डाउन करने थे नंबर्स, और फिर वो डाटा कलेक्ट करना था जो कि सस्पिशियस हो सकता है, वो सब इनिशियल स्टेजेस पे नहीं किया गया। अब वक्त इतना गुजर चुका है कि सीसीटीवी कैमरास जो इतराफ में लगे हैं वो 6-7 दिन का उनका बैकअप है, वो ओवरराइट हो गई हैं, फुटेजेस अब नहीं मिल रही हैं। हमने जितना डाटा कलेक्ट किया था, हम कोशिश करेंगे कि कल या परसों इंशाल्लाह एक और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी हम आप लोगों के सामने रखेंगे और आप देखेंगे उसमें। अच्छा बाबर, ये बताएं ना फिर कि शवाहिद सामने लाए जा सकते थे इनिशियल स्टेजेस पे जो अब हम लाएंगे, पुलिस को लाने चाहिए थे। पुलिस चले उसके लिए तो ज़ाहिर है हम मुंतज़िर रहेंगे, लेकिन बाबर ये भी फिर सवाल उभर रहा है ना। देखें, हम सब लोग इस वक्त सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हैं कि सिस्टम हमें क्या डिलीवर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि मेरे मुंह में खाक इस लफ्ज़ को कहते हुए कि मीर रजा के कातिल नहीं पकड़े जाएंगे और ये केस जो है दाखिले दफ्तर हो जाएगा, रद्दी की टोकरी बन जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और फिर होती ही रहेगी, लेकिन जो असल लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाएंगे? क्या ये आपको फील आ रहा है इस केस में? क्योंकि माजी में बहुत सारे ऐसे केसेस रहे। तो वालिदैन की जानिब से इत्मीनान का इजहार कर दिया गया है पुलिस की नई टीम पर, नई कमेटी पर जो इस पे काम कर रही है और सबसे ज्यादा जरूरी यही है कि फैमिली मुतमईन रहे इन्वेस्टिगेशन से।
हमारे यहाँ कई केसेस ऐसे हैं जो कि दफा को जिंदा रखता है, यानी जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है वो तो जिंदा रहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की फाइल बंद हो जाती है। हम कहते हैं केस को ए क्लास कर दिया गया, यानी केस में जो कुछ मौजूद है वो ठीक है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन अभी रोक दी है। कोई मिल जाएगा तो काम आगे बढ़ा लेंगे। ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस केस में कि अगर पुलिस के पास कुछ नहीं आया, जो कि अभी तक हमें दिख रहा है कि वो भी ब्लैंक ही है, तो फिर लगता है कि शायद ये ए क्लास हो जाए, जो जिस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस पूरे मामले में जो ऑफिसर्स जिनकी नेग्लिजेंस है उनको सीट्स पर अभी तक बिठाए रखना, एसएसपी ईस्ट जुबैर नजीर, आपने अभी तक किसकी सिफारिश है? ये किस मतलब इतना कौन सा बड़ा छक्का मार रखा है इन्होंने? अच्छा, लेकिन ये बताएं कि मुझे मेरी इत्तला थी आखिरी के एसएचओ को शायद मुअत्तल किया गया था, वो दोबारा कुर्सी पर आ गए हैं, और आप एसएसपी ईस्ट की भी बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि किसी हद तक एक्टिव हुई है सिंध हुकूमत? बाबर नहीं। एसएचओ गुलिस्तान, अच्छा मैं आपको अगर इनसाइड स्टोरी बताऊं तो वो ये है प्लीज कि जो हमारी इत्तलात हैं, जो एसएचओ गुलिस्तान जो और उसको रिवर्ट सस्पेंड कर दिया कामरान को। इनिशियली ये सारा काम जो है वो एसएसपी ईस्ट की सुपरविजन में हो रहा था, और एसएसपी ईस्ट ने एसएचओ गुलिस्तान जौहर को ये डायरेक्शंस दे दी थी उस वक्त कि जी आपने हीरोइन ढूंढना है, आपने पिस्टल ढूंढना है, और एक दूसरी टीम थी जो दीगर चीजों पे काम कर रही थी। आप अपने सबऑर्डिनेट्स को अगर पहले ही खुदकशी डिक्लेयर करके लगा देंगे इस काम पे कि जी आपने ये डाटा कलेक्ट करना है, तो वो क्या करेगा?